लॉ ऑफ क्राइम्स. सो हाउ डू यू डिफाइन अ क्राइम? क्या होता है क्राइम आपके अकॉर्डिंग? सो देखिए, क्राइम इज अ वेरी कॉमन वर्ड. हम लोग डेली सुनते हैं, लोगों से, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज में, टीवी चैनल में, राइट? एंड वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ crimes in our day to day life. But technically speaking, there is no proper document which defines crime properly, राइट? तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं क्राइम का, और क्राइम का कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट में. सो यू हैव जस्ट टेकन अ वेरी जनरल डेफिनेशन ऑफ क्राइम. सो हम बोल सकते हैं कि इन जनरल अ क्राइम इज अ कॉन्डक्ट या फिर एक एक्ट perceived as threatening, harmful or otherwise endangering to the property, health, safety or moral welfare of people inclusive of oneself, right? तो अगर सिंपली बोलूं तो क्राइम इज एन एक्ट जो कि हार्मफुल है किसी और को, ओके, फिजिकली या मेंटली किसी और को अफेक्ट करे, या खुद को भी अफेक्ट करे. ओके, खुद को अफेक्ट करे मतलब आई थिंक ऑल ऑफ यू और मोस्ट ऑफ यू मे बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड ये भी एक क्राइम है, राइट? मतलब आप खुद को भी हार्म नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है इंडियन पीनल कोड में, और इंडियन लॉस के अकॉर्डिंग आप किसी दूसरे को तो नुकसान नहीं ही पहुंचा सकते हैं, बट आप खुद को भी हार्म नहीं कर सकते हैं, राइट? तो अगर आप सुसाइड करते हुए पकड़े गए, अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस आप पे बनेगा, एंड दे विल बी डेफिनेटली you will have to face punishment in the country. Okay, so a crime is an activity, okay, or an act which is harmful to you or to someone else. Okay, अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्राइम हुआ, ओके, ए ने बी का मर्डर कर दिया. ओके, अब इसमें कौन एक्शन लेगा? बी की तो डेथ हो चुकी है, मान लीजिए बी के कोई रिलेटिव्स भी नहीं है, बी एक अकेला बंदा था, ओके, एक से ऑर्फन था, उसको ए ने मार दिया, उसका डेथ हो गया. ओके, अब हु विल टेक एक्शन अगेंस्ट दिस एक्ट? तो क्या बी के कोई रिलेटिव्स नहीं है या फ्रेंड्स नहीं है तो कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है? मतलब क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि कोई अगर अकेला अनाथ है बंदा तो उसको कोई भी, उसके अगेंस्ट कोई भी क्राइम हो सकता है? नो, नॉट एट ऑल. देखिए, ये की पॉइंट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे. इट इज, सी, अ क्राइम is always considered as an offense against the state. यहां स्टेट का मतलब द कंट्री, देश या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है. ओके, सो क्राइम, कोई भी क्राइम एक पर्सन के अगेंस्ट हुआ ऐसा नहीं माना जाता है, बल्कि उसको माना जाता है एज एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, एंड हेंस द स्टेट पनिशेस द ऑफेंडर, राइट? सो आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट. जब कोई भी आदमी क्राइम करता है किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट, तो यहां पे एक्शन वो दूसरा पर्सन नहीं, टेक्निकली माना जाता है कि स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है. ओके, और वो जो एक्शन लिया जाता है उसे प्रोसिक्यूशन भी कहते हैं. ओके, ऑलराइट, सो यस, आई कैन गेट अ फ्यू रिस्पॉन्सेस देयर. अर्नव शंभवी, दे आर सेइंग कि गवर्नमेंट विल टेक एक्शन स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ बी. बिल्कुल सही है. देखिए, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है? स्टेट बेसिकली इज द, से, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, समवन हु इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि क्राइम एग्जैक्टली क्या है. द क्राइम इज एन ऑफेंस. ओके, इट कैन बोथ बी एन एक्शन और एन इनएक्शन. सो देखिए, एक्शन तो क्राइम कैसे हो सकता है आप सब समझ सकते हैं, ठीक है? ए चाकू लेकर जाता है बी के पास और बी को वो स्टैब कर देता है, चाकू मार देता है, तो और बी की डेथ हो जाती है. तो डेफिनेटली दैट वाज अ रॉन्गफुल एक्शन और अ रॉन्गफुल एक्ट दैट लेड टू अ क्राइम. ओके, बट हाउ कैन इनएक्शन बिकम अ क्राइम? मतलब आपने कुछ नहीं किया और क्राइम हो गया. इज इट पॉसिबल? इट्स वेरी मच पॉसिबल इन केस ऑफ टॉर्ट्स एज वेल एज क्राइम्स. कैन यू सी दिस कूल डूड ऑन स्क्रीन? इस ड्यूड का नाम है माइकल बॉवडिच. ओके, इनका नाम है माइकल बॉवडिच, और ये यूके में रहने वाले हैं, और 2017 में इनके अगेंस्ट एक केस हुआ था. ये अपनी एक फ्रेंड के साथ, जिनका नाम है बेकी मॉर्गन के साथ ये गए थे सी साइड पे, ओके, समंदर किनारे, और वहां पे बेकी डूबने लगी, पानी में गिर के डूबने लगी. बड़े भाई साहब माइकल बॉवडिच ने कुछ नहीं किया, वो बिंदास वहां से निकलकर चले गए. ओके, सो इनके अगेंस्ट केस हुआ, ऑलराइट, और इन्हें पनिशमेंट भी मिला 5.5 साल का, ये कहकर कि
आपने अगर आप मतलब आप वहां पर थे, प्रेजेंट थे और आप एक सेन बंदे हैं, तो आपने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने उनकी मदद करने की कोशिश क्यों नहीं की? कम से कम आप किसी को इन्फॉर्म कर सकते थे, राइट? तो आपका जो इनएक्शन है, आपका जो लैक ऑफ एक्शन है, आपने उनकी मदद नहीं की, उन्हें मरने दिया डूबकर, ये एक क्राइम है। ऐसा कहकर इन्हें 5.5 साल जेल हुई, राइट? सो दैट वाज एन एग्जाम्पल कि कैसे इनएक्शन भी कभी कभी क्राइम हो सकता है। ओके, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक म्युनिसिपैलिटी वर्कर हैं, ठीक है? आपका काम है कि आप जाएं और बारिश के बाद जहां जहां पे मैन होल्स हैं, मैन होल्स को ओपन करें और मैन होल्स मतलब गटर गटर के जो मैन होल्स होते हैं उनको ओपन करें और उनकी क्लीनिंग करें और उन्हें प्रॉपर्ली क्लोज करके जाएं। तो आपने गए, ओके, आपने बिंदास अपना काम किया, मैन होल ओपन किया, अपना काम किया, एंड देन हड़बड़ी में आप मैन होल को बंद करना ही भूल गए। ओके, आप मैन होल को बंद करना भूल गए और चले गए, ऑलराइट? एंड उस मैन होल के अंदर 3 बच्चे जो कि वहां से चलकर जा रहे थे और थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ था बारिश के कारण, दे कुड नॉट सी और दे कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट देयर वाज एन ओपनिंग देयर, वहां एक मैन होल है। तो वो 3 बच्चे उसके अंदर गिरकर मर जाते हैं। ओके, सो दैट्स अ सीरियस ऑफेंस, दैट्स समथिंग व्हिच हैज टेकन अ टोल ऑन देयर फैमिली। ओके, ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और इसे हम क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंदर एक क्राइम की तरह डिफाइन करेंगे, राइट? सो एक्शन भी क्राइम होता है और कभी कभी इनएक्शन भी क्राइम हो सकता है। आई होप आई एम क्लियर, पीपल आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? लेट मी सी अ फ्यू क्वेश्चंस जो आप लोग उठा रहे हैं। अच्छा, Shorin is asking, sir, but is this theory applicable in India as well in the same manner? Shorin, देखिए, ये exactly आप स्टोरी मतलब माइकल बॉडेज की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, राइट? Yes, it will be applicable in India also, ठीक है? It depends on the situation, okay? जो कंडीशंस वहां प्रिवेलिंग है उस पर डिपेंड करेगा, बट डेफिनेटली यस, इट विल बी एप्लीकेबल इन इंडिया ऑल्सो। जैसे आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि मान लीजिए एक क्राइम हो रहा है आपके सामने, ओके, आपको क्लियरली पता है कि वो गलत हो रहा है, फाइन, आपने उसे इन्फॉर्म नहीं किया, मतलब आपने उसको नेग्लेक्ट किया, तो डेफिनेटली यू विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज वन ऑफ द ऑफेंडर्स, ठीक है? आप पर अबेटमेंट का केस भी बन सकता है। ओके, अबेटमेंट मतलब किसी क्राइम को होने में मदद करना या मदद पहुंचाना। ओके, तो ऐसा केस हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि किस तरह का सिचुएशन था। ओके, आई एम लुकिंग फॉर मोर मैसेजेस। ओके, ऑलराइट, एग्जाम्पल 2 कैन ऑल्सो बी नेग्लिजेंस। हाँ सुदर्शन, सेकेंड एग्जाम्पल वॉज नेग्लिजेंस, बट उसे हम क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहेंगे, राइट? नेग्लिजेंस देखिए, इट कैन बी ए टॉट ऑल्सो एंड इट कैन बी ए क्राइम ऑल्सो। इट डिपेंड्स कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो कितने ज्यादा सीरियस थे, राइट? सो ऑल राइट, चलते हैं आगे हम लोग। सर ओके, ऑल राइट, फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब नाउ कमिंग टू द क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। देखिए, इंडिया में 3 मेजर लॉज हैं, बेसिक लॉज हैं, जो कि क्रिमिनल लॉ इन इंडिया को डिफाइन करते हैं, राइट? मतलब सारी चीजें, एवरीथिंग रिलेटेड टू क्राइम्स हैज बीन डिफाइंड इन दीज 3 लॉज इन इंडिया। सो द फर्स्ट वन जो आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा इज आईपीसी, द इंडियन पीनल कोड, which is a substantive law. देखिए, substantive law क्या होता है? Substantive law is something जिसमें everything is defined एक complete, like basically IPC एक substantive law है, उसमें सारे crimes, उससे related punishments, okay, technical aspects, सारी चीजें वहां defined हैं. So IPC is a substantive law. Okay. इंडियन पीनल कोड, क्या आपने ध्यान दिया ये इंडियन पीनल कोड में PENAL, पीनल, ये वर्ड कहां से आया है? हमें से बहुत सारे लोग जब भी हमें नए टर्म्स मिलते हैं हम लोग जस्ट उनको एज इट इज सुन के छोड़ देते हैं, बट आई फर्मली बिलीव कि हमें छोटे छोटे वर्ड्स के बैकग्राउंड पे जाना चाहिए। जैसे कि इंडियन पीनल कोड में जो वर्ड पीनल है
Penal is always related to penalty, fine, punishment. इससे related word है IPC, Indian Penal Code, right? Penal. Okay, next जो एक important code है जो कि law of crimes का एक हिस्सा है, that is the CRPC, that is the Criminal Procedure Code, which is a procedural law. Now, why is it a procedural law? CRPC में क्या defined है? देखिए basically एक जब भी एक क्राइम होता है तो उसके बाद एक क्रिमिनल को अरेस्ट करने से लेके एप्रीहेंड करना, अरेस्ट करना, उसके अगेंस्ट किस तरह से केस चलाया जाए, उसको कब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए, उसके अगेंस्ट कैसे एविडेंस कलेक्ट किया जाए, सारी की सारी चीजों का एक प्रोसीजर होता है. ओके, कौन से जजेस उस केस को हियर करेंगे, ओके ऑलराइट, वो जो भी बंदा है वो किस तरह के लॉयर्स एम्प्लॉय कर सकता है, एवरीथिंग इज डिफाइंड इन सीआरपीसी. सो कंप्लीट प्रोसीजर, किस तरीके से एक क्राइम को उसके एक क्रिमिनल को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, वो सीआरपीसी में डिफाइंड है. ओके, वील बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज लॉज इन डिटेल इन द फ्यूचर. अभी मैं जैसे एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं. एंड द नेक्स्ट वन इज द इंडियन एविडेंस एक्ट. ओके, इंडियन एविडेंस एक्ट में यह बताया गया है कि देखिए एविडेंस आप समझते हैं, एविडेंस मतलब बेसिकली एक सिंपल एग्जांपल दो, विटनेस. ओके, बेसिकली एविडेंस इज कि अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो प्रूव करे कि जो डिफेंडेंट है वो गिल्टी है या नहीं है. ओके, मतलब जिस बंदे पे केस चल रहा है वो गिल्टी है कि नहीं, उसको प्रूव करना पड़ता है, राइट? तो प्रूव हमेशा एविडेंस के थ्रू होता है. तो इंडियन एविडेंस एक्ट में यही सब चीजें बताई गई हैं कि एविडेंस होता क्या है, किस किस तरह की चीजें एविडेंस के तौर पे इंडियन कोर्ट्स में अलाउड हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस, एवरीथिंग इज डिफाइंड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट. ओके, सो बहुत तरह के एविडेंसेस होते हैं, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जैसे एक ब्रीफ करने के लिए एविडेंसेस होते हैं, लाइक प्राइमरी एविडेंसेस होते हैं, सेकेंडरी एविडेंसेस होते हैं, जुडिशियल एविडेंसेस होते हैं, नॉन जुडिशियल एविडेंसेस होते हैं. ओके, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकता है. एविडेंस कैन बी अ हियरसे एविडेंस. हियरसे एविडेंस मतलब कही सुनी. ओके, इट कैन बी अ डायरेक्ट एविडेंस, इट कैन बी एन इनडायरेक्ट एविडेंस. ओके, सो इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके के एविडेंसेस हो सकते हैं, ओरल एविडेंस. ओके, सो बेसिकली ये सारी चीजें हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 बेसिक कोड्स या लॉज जो कि डिफाइन करते हैं क्रिमिनल लॉ इन इंडिया. सो दोज आर द 3 लॉज दैट यू कैन सी ऑन स्क्रीन, आईपीसी, सीआरपीसी एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट. तो चलते हैं हम लोग आगे. अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन. Prerna Prasad is asking, sir, how to differentiate between negligence and criminal negligence? Prerna, इसका मेन बेसिक फंडा ये है कि आपके नेग्लिजेंस से किसको कितना बड़ा नुकसान हुआ. ऑलराइट, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें म्युनिसिपैलिटी वर्कर की गलती से इट वाज अ ग्रोस नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट कि उसने अपना काम किया और मैनहोल का लिड क्लोज नहीं किया, उससे 3 बच्चों की जान गई. दैट वाज क्रिमिनल नेग्लिजेंस. ठीक है, और से आप रास्ते पे चल रहे हैं, आपने केला खाया और छिलका फेंक के चले गए रास्ते में ही. ओके, और उस केले के छिलके पे कोई बंदा पैर रख के गिर गया और उसका पैर टूट गया, तो दैट विल बी दैट इज नॉट एज सीरियस अ केस एज द प्रीवियस वन. सो इसको हम लोग बोलेंगे नेग्लिजेंस एज अ टॉर्ट. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर. संचरी इज आस्किंग, सर प्लीज रिपीट द मीनिंग ऑफ सब्सटैंटिव लॉ. देखिए संचरी, सब्सटैंटिव लॉ इज अ लॉ जहां पे बेसिकली जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ अ थिंग आर डिफाइंड. ठीक है, जैसे आईपीसी में अगर आप देखेंगे वहां पे बताया गया कि क्राइम क्या है. ओके, क्राइम के अगेंस्ट डिफेंसेस क्या हो सकते हैं. ओके, एक एक चीजें डिफाइंड है, लाइक कौन सा पर्सन एलिजिबल है क्राइम के लिए. ओके, किसके अगेंस्ट क्राइम किया जा सकता है. तो बेसिकली ये सब बेसिक डेफिनेशंस जहां दिए हों, पनिशमेंट्स क्या हो सकते हैं, कितने पनिशमेंट्स होने चाहिए, तो ये सब बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक ओवरऑल स्ट्रक्चर को जहां डिफाइन किया गया हो उसको हम कहेंगे सब्सटैंटिव लॉ. ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है. ओके, एंड प्रोसीजरल लॉ वो लॉ होता है जहां पे प्रोसेसेस दिए रहते हैं. देखिए वहां पे कोई डेफिनेशंस नहीं है, वहां पे प्रोसेसेस दिए गए हैं कि किसी भी एक क्रिमिनल को एप्रीहेंड करने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है. ओके, वो जो प्रोसेस दिया गया है दैट इज अ प्रोसीजरल लॉ. ओके, ऑलराइट, तो चलते हैं आगे हम लोग. ओके, नाउ वील टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थ्रू द सेलिएंट फीचर्स ऑफ आईपीसी. देखिए मेजरली आप मान के चलिए आईपीसी के बेसिक्स हमें पढ़ने हैं एज अ लॉ स्टूडेंट.
एज अ लॉ एस्पिरेंट, स्टूडेंट मैं नहीं बोलूंगा अभी, एज अ लॉ एस्पिरेंट, तो सेलियन फीचर्स ऑफ आईपीसी ओके पे हम चलते हैं, ऑलराइट, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा आईपीसी के बारे में. सो इंडियन पीनल कोड आईपीसी इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडियन सिटीजन्स wherever they are in the world. Okay, wherever they are in the world. अच्छा देखिए, इसके भी पहले मैं ये कहूंगा कि जैसे अगर आप आईपीसी का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आईपीसी इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया. ओके, यू कैन टेक नोट्स ऑल्सो. इट इज सेड कि आईपीसी इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर. ओके, वो क्यों, उस पर हम बात करेंगे. बट टू द होल ऑफ इंडिया, ये बहुत ही एक टेक्निकल और एक अच्छा टर्म है जिसपे काफी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्लैट पेपर्स में आए हैं. देखिए, टू द होल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? लाइक हम जनरली सोचते हैं टू द होल ऑफ इंडिया का मतलब ओके, इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर जो एरिया है वहां पर. यस, डेफिनेटली टू द होल ऑफ इंडिया में वो तो आता ही है, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो कि टू द होल ऑफ इंडिया में काउंट की जाती हैं. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई इंडियन बंदा, कोई इंडियन सिटीजन यूके में बैठा है और उसने वहां कोई क्राइम किया, तो क्या उसके अगेंस्ट इंडियन कोर्ट्स में केस हो सकता है? क्या आईपीसी के अकॉर्डिंग उनके अगेंस्ट एक केस चलाया जा सकता है? यस, डेफिनेटली चलाया जा सकता है. ठीक है, क्योंकि होल ऑफ इंडिया में, ये होल ऑफ इंडिया का मतलब इंडियन बॉर्डर्स के अंदर अगर कोई भी क्राइम हो तो वो, या फिर अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी दूसरे कंट्री में भी अगर कोई क्राइम करे तो उसको एज अ पार्ट ऑफ इंडिया माना जाएगा. ओके, सो द पॉइंट इज, जो आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन बाहर बैठ के भी अगर कोई क्राइम करता है तो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट इंडियन कोर्ट्स में और आईपीसी के अकॉर्डिंग केस किया जा सकता है. ओके, सो ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, आप देख सकते हैं. इनको तो सारे लोग जानते ही हैं, ये आजकल इंडिया में काफी फेमस हैं, राइट, अपने बिजनेसेस के लिए नहीं, बट इन्होंने जो मेजर डिफॉल्ट्स किए हैं, लोन डिफॉल्ट्स और फ्रॉड्स किए हैं, उनके लिए, मतलब अगेंस्ट द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, उसको इन्होंने कंप्लीटली व्हाट डू यू कॉल इट, बैंकक्रप्ट कर दिया है कुछ सम ऑफ द बैंक्स को. तो उनके लिए जाने जाते हैं विजय माल्या, राइट. और इन पे देखिए, ऑल्दो ये अभी फिलहाल इंडिया में नहीं है, ये यूके में बैठे हैं, इनको पॉलिटिकल असाइलम दिया है यूके ने, ऑलराइट, बट स्टिल इंडियन कोर्ट्स में इनके अगेंस्ट केसेस चल सकते हैं. और अगर ये यूके में बैठे बैठे भी कोई गलतियां करे, ओके, तब भी इनके अगेंस्ट इंडिया में केसेस चल सकते हैं. ओके, सो यस, सो किसी भी पर्सन जो कि इंडिया के बाहर भी है, लेकिन अगर वो इंडियन सिटीजन है तो उनके अगेंस्ट आईपीसी के अकॉर्डिंग केसेस किए जा सकते हैं. ऑलराइट, लेट मी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, देखिए आगे. सो इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू, आईपीसी इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द फॉरेनर्स हु आर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया व्हाइल द क्राइम इज कमिटेड. मतलब टू द होल ऑफ इंडिया का मीनिंग ये भी है कि कोई अगर फॉरेनर बंदा, कोई फॉरेनर अगर इंडिया में है और इंडिया में उसने कोई क्राइम किया है तो उसके अगेंस्ट आईपीसी के अकॉर्डिंग केस चलाया जा सकता है. ओके, और इंडियन कोर्ट्स उसके अगेंस्ट केस चला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये कैन यू रिकॉग्नाइज दिस फेस? जस्ट मुझे क्विकली टाइप करके भेजिए. मुझे क्विकली टाइप कर भेजिए अगर आप इस पर्सन को जानते हैं जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं. अच्छा, शौरन ने पूछा कि अगर विजय माल्या यूके का सिटीजनशिप ले लेते हैं और ही सीजेस टू बी एन इंडियन सिटीजन, तो आईपीसी उस पर कैसे एप्लीकेबल होगा? देखिए शौरन, बिफोर दैट सी, कोई भी कंट्री अपना सिटीजनशिप किसी भी पर्सन को नहीं देती है. ओके, जब वो किसी पर्सन को सिटीजनशिप देती है कोई भी कंट्री, तो उसके पहले डेफिनेटली चेक करती है कि इज दैट पर्सन अ क्लीन गाय, आई मीन इज ही फ्री ऑफ क्राइम्स, इज ही फ्री ऑफ एनी चार्जेस. ओके, अगर ऐसा नहीं है तो इजीली वो सिटीजनशिप नहीं देगी, अदरवाइज इट विल बी ब्लैक मार्क ऑन द कंट्रीज कैरेक्टर इटसेल्फ, राइट. सो इतना इजीली उसको सिटीजनशिप वहां पे नहीं मिलेगा. और दूसरी चीज, ऑलरेडी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वहां पे लाइक यूके के कोर्ट्स में केस को ऑलरेडी रख चुके हैं. दे हैव हेल्दी एविडेंसेस ऑल्सो अगेंस्ट मिस्टर माल्या. ओके, तो किसी भी टाइम मिस्टर माल्या का एक्सट्रेडिशन हो सकता है. क्या आपने ये वर्ड सुना है, एक्सट्रेडिशन? EXTRADITION. एक्सट्रेडिशन मतलब एक क्रिमिनल या एक फ्यूजिटिव को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर करना थ्रू अ पॉलिटिकल और लीडरशिप सिस्टम, राइट.
तो किसी भी टाइम मिस्टर माल्या का एक्सट्रेडिशन हो सकता है और उन्हें वापस इंडिया में लाकर उनके अगेंस्ट केसेस किए जा सकते हैं। ओके, यस, सम पीपल हैव गॉट इट राइट। बहुत सही पहचाना है आप लोगों ने। आई थिंक आप लोगों का जीके काफी अच्छा है। अर्नव मेहता, आर्यन सिंह, आप लोगों ने सही पहचाना है। दिस गाय इज वॉरेन एंडरसन। ये जो पर्सन आपके स्क्रीन पर हैं, ही इज वॉरेन एंडरसन। डू यू रिमेंबर भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, जब हजारों लोगों की जान गई थी, राइट? तो वहां पर जो कंपनी था यूनियन कार्बाइड, उसके हेड थे ये, राइट, दिस गाय वॉरेन एंडरसन। और इनफैक्ट क्राइम के बाद 4 दिन बाद ये इंडिया में थे और इनके अगेंस्ट वारंट भी इशू हुआ था इनको अरेस्ट करने का। लेकिन क्योंकि ये यूएस सिटीजन थे और आपको पता ही है कि 1984 में इंडिया उतना पावरफुल कंट्री नहीं था और यूएस वाज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, लीडिंग पावर्स। तो यूएस ने अपने डिप्लोमेसी के थ्रू बैकडोर से थोड़ा पुश करके इनको वापस यूएस जाने के लिए एनेबल किया था। ओके, सो अगर आप थोड़ा सा रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, सारे लोगों पे इतना प्रेशर था और वॉरेन एंडरसन को बेल देकर वापस यूएस जाने का मौका मिल गया था एंड उसके बाद से उन पर कोई केस नहीं हुआ है, राइट? सो ओके, ऑल राइट। सो इस तरीके से द पॉइंट इज की लाइक फॉरेनर्स अगर कोई हैं जो इंडियन टेरिटरी के अंदर हैं और वो क्राइम करते हैं इंडिया के अंदर, तो उन पर भी आईपीसी लागू हो सकता है, राइट? ओके, चलते हैं हम लोग आगे। लेट्स गो। अच्छा, अर्नव ने एक क्वेश्चन पुट किया है, छोटा राजन वॉज एक्सट्रेडिटेड फ्रॉम विच कंट्री? गुड क्वेश्चन अर्नव। तो आई होप समवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। अभी फिलहाल टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ध्यान नहीं है, मे बी दुबई से शायद उन्हें एक्सट्रेडिट किया होगा, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। आप चेक कर सकते हैं एक बार गूगल पे। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, ठीक है, मुझे भी ध्यान नहीं है। ऑलराइट। अच्छा, सिमंत इज एडिंग सम रियली गुड इंफॉर्मेशन। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर कौन है? दैट्स गुड सिमंत, थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन। आई थिंक दिस विल हेल्प एवरीवन विद द जीके पार्ट आल्सो, राइट, करंट अफेयर्स पार्ट। गुड गोइंग। इस तरह का कंट्रीब्यूशन इज वेरी मच वेलकम। चलिए आगे चलते हैं। सो अभी तक हमने 2 सेलियंट फीचर्स पे बात की आईपीसी के। पहला कि कोई भी बाहर है बंदा इंडियन सिटीजन तो उस पर आईपीसी लागू होता है, और दूसरा अगर कोई फॉरेनर इंडिया में है जब क्राइम हो रहा है तो उस पर भी वो आईपीसी लागू होता है। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अ क्राइम कमिटेड ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। देखिए, दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जैसे मान लीजिए कोई इंडियन एयरक्राफ्ट है, लाइक एक एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है और वो इंडिया से टेक ऑफ करता है, ठीक है, इंडिया से एक एयरक्राफ्ट जर्मनी जा रहा है और उस एयरक्राफ्ट के अंदर कोई एक ऐसा एक्ट हुआ जो इंडियन लॉस के अकॉर्डिंग एक क्राइम है, ओके, तो डेफिनेटली आईपीसी के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इंडिया से एक एयरक्राफ्ट एम्स्टरडैम जा रहा है, नेदरलैंड्स, राइट? एम्स्टरडैम इज द कैपिटल ऑफ नेदरलैंड्स एंड आप लोगों को पता होगा कि नेदरलैंड्स में ड्रग्स आर लीगल, ओके, एम्स्टरडैम में ड्रग्स लेना लीगल है, वहां ओपनली ड्रग्स चलते हैं, ओके। सो एक बंदा है जो नेदरलैंड्स जा रहा है, मान लीजिए वो से नेदरलैंड्स का ही सिटीजन है, ओके, या किसी और कंट्री का भी सिटीजन है, वो इंडियन एयरक्राफ्ट में बैठा और एयरक्राफ्ट में बैठने के बाद जब प्लेन ने टेक ऑफ किया तो वो ड्रग्स कंज्यूम करने लगा, ओके। तो जब इस एयरक्राफ्ट वालों ने उसको रोकने की कोशिश की तो वो नहीं माना और वो बोला कि अब मैं इंडिया से बाहर निकल चुका हूं, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, अब मैं नेदरलैंड्स के लॉज फॉलो करूंगा ना कि इंडिया के। सो दैट इज नॉट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओके। जब तक वो प्लेन लैंड नहीं करता नेदरलैंड्स में और वो नीचे नहीं उतर जाता, उसको इंडिया के लॉज एंड रूल्स को फॉलो करना होगा, ओके। सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ कि कैसे किसी भी शिप या एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में रजिस्टर हुआ है उस पर किस तरह का क्राइम हो सकता है और वहां पे कैसे आईपीसी विल कम इनटू एक्शन। और एक ये लास्ट एक अच्छा पॉइंट हमने इसमें ऐड किया है कि कोई भी एक एक्ट जो एक इंडियन एम्बेसी में हुआ, एक इंडियन एम्बेसी जो किसी और कंट्री में है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल से यूके में, लंदन में इंडियन एम्बेसी है, राइट, और वहां पर कोई एक एक्ट हुआ जो आईपीसी के अकॉर्डिंग क्राइम है, तो क्या उस पर एक्शन लिया जा सकता है? यस, डेफिनेटली। अगर एक इंडियन एम्बेसी बाहर है और इस इंडियन एम्बेसी के अंदर कोई एक ऐसा एक्ट होता है जो इंडिया और आईपीसी के अकॉर्डिंग क्राइम है,
तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट इंडिया में केस किया जा सकता है। ओके, ऑन द सेम लाइंस अगर इसका हम उल्टा सोचें तो मान लीजिए किसी बाहर कंट्री की एम्बेसी इंडिया में है। ओके, जैसे मान लीजिए स्पेन की एम्बेसी दिल्ली में है, इंडिया में। ओके, अगर उस स्पेन की एम्बेसी के अंदर कोई एक एक्ट हुआ तो वहां किसके लॉज एप्लीकेबल होंगे? दैट क्वेश्चन में कम टू योर माइंड, राइट? सो इसका आंसर ये है कि अगर कोई बाहर कंट्री की एम्बेसी इंडिया के अंदर है और उसके अंदर कोई एक ऐसा एक्ट हुआ जिसमें कोई भी इंडियंस इन्वॉल्व नहीं है, मान लीजिए एक स्पेनिश ऑफिसर ने दूसरे स्पेनिश ऑफिसर के अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ, कोई क्राइम किया, तो वहां पे आईपीसी का रोल नहीं आएगा। ओके, वहां पे स्पेन के लॉज लागू होंगे क्योंकि वो एम्बेसी स्पेन की है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे डिफेंडेंट या प्लेंटिफ, मतलब जिसे नुकसान पहुंच रहा है या जो नुकसान कर रहा है, दोनों में से अगर कोई एक बंदा भी इंडियन हुआ तो डेफिनेटली वहां पे आईपीसी का रोल आएगा। ओके, तो अगर विक्टिम इंडियन है, ओके, या जो डिफेंडेंट है, जो एग्रेसर है, वो इंडियन है किसी फॉरेन एम्बेसी के अंदर, ठीक है, तो अगर वैसा कोई एक सिचुएशन आए तो डेफिनेटली आईपीसी के परव्यू में उस केस को लिया जाएगा। ओके, आई होप कि आई एम क्लियर विद दिस, राइट? अर्नव, शंभवी, स्पेन गवर्नमेंट, आप लोगों ने मतलब राइट, यू गाइस आर राइट कि उस स्पेनिश एम्बेसी के अंदर अगर इंडियंस इन्वॉल्व नहीं है तो डेफिनेटली स्पेन के रूल्स वहां पे लागू होंगे, राइट? ओके, ऑलराइट, चलते हैं हम लोग आगे। अच्छा, समवन इज आस्किंग, संचरी इज आस्किंग, एम्बेसी मींस। संचरी देखिए, एम्बेसी क्या होता है? जैसे एम्बेसी इज बेसिकली एक ऑफिस, ओके, जो किसी भी एक फॉरेन कंट्री का एक दूसरे कंट्री में होता है बहुत सारे प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको स्पेन जाना है, ठीक है, तो आपको स्पेन का वीजा कौन देगा? वीजा वर्ड आपने सुना होगा। पासपोर्ट तो आपके पास इंडिया का होगा, बट स्पेन में आने का परमिशन कौन देगा? स्पेन में आने का परमिशन स्पेन का एक एम्बेसी होगा, बेसिकली एक ऑफिस होगा इंडिया में, दिल्ली में, बॉम्बे में, कहीं ना कहीं होगा। वहां जाकर आपको परमिशन लेना पड़ेगा उस कंट्री को एंटर करने के लिए। ओके, तो उसको हम लोग, उस ऑफिस को हम एम्बेसी बोलेंगे। ओके, तो ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है। वीजा रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करना इज वन ऑफ द टास्क ऑफ एन एम्बेसी, और भी बहुत सारे काम होते हैं एक एम्बेसी के, राइट? तो इस तरह से हर कंट्री का एम्बेसी मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज में होता है। जैसे इंडिया की एम्बेसी यूएस में होगी, यूके में होगी, दुबई में होगी, मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज में इंडियन एम्बेसी होगी, राइट? ऐसे कंट्रीज जिनके साथ इंडिया एक अच्छा रिलेशंस मेंटेन करता है और जहां इंडियन सिटीजंस आना जाना करते हैं। ओके, ऑलराइट, चलते हैं हम लोग आगे। सो आई होप आई एम क्लियर विद कि एम्बेसी क्या चीज है। ऑलराइट, आगे चलते हैं, कुछ और सेलियन फीचर्स देखते हैं हम लोग आईपीसी के। लाइक अब कुछ हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं। अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि वो कहां कहां एप्लीकेबल है। अब थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसका 1 to 3rd पॉइंट पे ध्यान दीजिए। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK, जम्मू एंड कश्मीर, वेयर रणबीर पीनल कोड इज एप्लीकेबल। देखिए, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक आपने सुना होगा आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर एक ऑटोनमस स्टेट है। ओके, ऑटोनमस स्टेट मतलब बहुत सारे चीजों में वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। ओके, वहां पे इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन लॉज नहीं चलते हैं। ओके, कुछ मेजर एरियाज हैं जैसे कि डिफेंस, कम्युनिकेशंस एज फार एज द स्टेट इज कंसर्न्ड। ओके, और इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को छोड़कर बाकी सारे व्हाट यू कॉल दैट, लाइक बाकी सारे लॉज, डिसीजंस जम्मू एंड कश्मीर अपना खुद बनाता है। इनफैक्ट उनका खुद अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, जम्मू एंड कश्मीर एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। ओके, और वो सारे लॉज अपने खुद बनाता है। ओके, ऑल्दो वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, इट इज वेरी मच डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट स्टिल वो इंडिपेंडेंटली, ऑटोनमसली अपने डिसीजंस लेता है। सो आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर में आईपीसी नहीं लागू होता है, राइट? और भी आपने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सुने होंगे या नहीं भी सुने, तो लेट मी टेल यू ऑल दीज फैक्ट्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी दूसरे स्टेट का बंदा लैंड नहीं खरीद सकता। यू कैन नॉट ओन अ पीस ऑफ लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर इफ यू बिलोंग टू सम अदर स्टेट ऑफ द कंट्री। आप अगर एक जम्मू एंड कश्मीर की अगर एक लड़की किसी इंडियन लड़के से शादी करे तो उसका जम्मू एंड कश्मीर का सिटीजनशिप छिन जाता है। मतलब बेसिकली फिर वो इंडियन सिटीजन हो जाएगी और जम्मू एंड कश्मीर का सिटीजनशिप उससे नहीं छीन लिया जाएगा। ओके, ऑन द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, अगर एक जम्मू एंड कश्मीर की लड़की
एक पाकिस्तानी सिटीजन से शादी करे तो उस पाकिस्तानी सिटीजन को जम्मू एंड कश्मीर की भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। ओके, तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहा है बहुत पहले से। ऑलराइट, सो और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि देखिए अभी तो जीएसटी है, ठीक है, अभी जीएसटी को जेएनके भी ऑलमोस्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसके पहले जितने भी टैक्सेस थे, जैसे सर्विस टैक्स पे होता था इंडिया में, तो जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस टैक्स का कोई फंडा नहीं था, उनके अलग ही टैक्स सिस्टम चलता था। राइट, तो ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि इंडिया के बाकी स्टेट से जम्मू एंड कश्मीर को अलग करता है। तो अगर आप आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। वैसे फिलहाल अभी आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इटसेल्फ इज अ डिफरेंट स्टोरी इन इट, तो अभी हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ओके, ऑलराइट, और अच्छा, इनडिफैटिगेबल लर्नर, मिस्टर इनडिफैटिगेबल लर्नर, हम लोग इन चीजों पे बात करेंगे, आर्टिकल 35A 370 सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, लेट मी स्टिक टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ, क्योंकि वो एक अलग ही डिस्कशन का टॉपिक हो जाएगा। इट विल टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर टू डिस्कस थिंग्स, द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। राइट, ओके, चलते हैं हम लोग आगे। सो देखिए कुछ अच्छे पॉइंट जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। आईपीसी केम इनटू फोर्स ऑन द 1st of January 1862, और इसको फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो कि 1834 में बनाया गया था, उसमें आईपीसी का जिक्र हुआ था। बेसिकली आईपीसी का बीज या सीड वहीं डाला गया था। ओके, और आईपीसी का कॉन्सेप्ट जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम है थॉमस बैबिंगटन मैकले, जिनको फादर ऑफ द इंडियन पीनल कोड भी कहा जाता है। बट आयरनी ये है कि उन्होंने उसे डिजाइन तो किया, लेकिन जब वो फोर्स में आया 1862 में, तो वो इस दुनिया में नहीं थे। मतलब थॉमस बैबिंगटन मैकले का डेथ हो चुका था जब आईपीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो दैट्स द आयरनी रिलेटेड टू इट, बट ओके, चलते हैं हम लोग आगे। सो देखिए आईपीसी के आपने सेक्शन सुने होंगे, राइट? सेक्शन 302 के तहत, सेक्शन 304 के तहत, सेक्शन 282 के तहत, सेक्शन 106 के तहत, ऐसा इंडियन मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में आपने सुना होगा। उन सेक्शंस की जो बात होती है जिसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट्स वगैरह दिया जाते हैं, वो यही सेक्शन जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर्स हैं और 500, ये 23 चैप्टर्स के अंदर 511 डिफरेंट सेक्शंस हैं, जो एक सिटीजन से लेके, एक पर्सन से लेके, हर एक एलिमेंट का डेफिनेशन लेने से डेफिनेशन देने से लेकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स, उनके पनिशमेंट्स, किस तरह के डिफेंसेस आप ले सकते हैं, क्या बोलकर आप बच सकते हैं क्राइम के केस में, सारी की सारी चीजें इन 511 सेक्शंस में डिफाइंड है। ओके, अच्छा, someone is asking, isn't it 1860? हाँ, definitely Shorin. It got finished in 1860, but it came into force in 1862. Okay, तो जब भी आईपीसी की बात होती है, yes, ऐसा बोला जाता है आईपीसी 1860, but officially it came into force in the year 1862. ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। All right, so any questions? ओके, आर्टिकल 370 पे किसी ने कोई पॉइंट रखा है? स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल स्टेटस टू जेएनके, राइट? यस, सही बोल रहे हैं शंभवी आप। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। सो अभी तक हमने बात की आईपीसी की, जो जनरली बहुत सारे लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। नाउ लेट मी टॉक अबाउट सीआरपीसी, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सो इसको भी हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसके बेसिक्स हम लोग देखते हैं। सो सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इट गिव्स अ प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्सटैंटिव लॉज लाइक आईपीसी। देखिए, आईपीसी में कुछ क्राइम्स डिफाइंड हैं, राइट? उस क्रिमिनल प्रोसीजर को किस तरीके से कैरी आउट किया जाए, वो सीआरपीसी में दिया हुआ है। ओके, एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन द 1st of April 1974। तो ये काफी रिसेंटली फोर्स में आया है, 1974 में। ओके, और टेक्निकली देखिए, इट प्रोवाइड्स द मशीनरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम, apprehension of criminals, collection of evidence, determination of guilt or innocence of the accused person, and the determination of punishment for the guilty. So basically, एक आई थिंक ये लाइन से आपको समझ में आ रहा होगा, कंप्लीटली एक क्रिमिनल प्रोसीजर को कैसे कैरी आउट किया जाता है वो सीआरपीसी में दिया हुआ है। एंड अगेन, सीआरपीसी इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ओके, आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड एक्ट, विच इज द इंडियन एविडेंस एक्ट, और देखते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। सो द इंडियन एविडेंस एक्ट
contains a set of rules and allied issues governing admissibility of evidence in the Indian courts of law. मतलब सिंपली बोलूं तो कि एक कोर्ट ऑफ लॉ में कौन सी चीज एविडेंस के तौर पे दिखाई जा सकती है, कौन सी चीज नहीं दिखाई जा सकती है, एविडेंस किस तरह का होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, ठीक है, उसका क्या कोई टाइम बाउंडेशन होता है, एवरीथिंग इज डिफाइंड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट. सो इट केम इनटू फोर्स ऑन द 1st of September 1872. एंड देखिए बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट आने के पहले क्या होता था, आपको पता ही कि इंडिया वाज ऑलवेज अ लैंड ऑफ मल्टीपल रिलीजन्स, इट स्टिल इज, ठीक है. तो क्या होता था कि बहुत सारे रिलीजन्स हैं, कास्ट हैं, कल्चर्स हैं, तो हर बंदा अपने तरीके से रूल्स एंड लॉस को फॉलो करता था. जैसे मान लीजिए हिंदूज बोलते थे कि ओके अगर हम व्हाट डू यू कॉल दैट, ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है गीता, ओके, इस पर अगर हम हाथ रख के कसम खाएंगे तो मतलब इस पर अगर हाथ रख के कसम खाया जाए तो हमारे अकॉर्डिंग व्हाट डू यू कॉल दैट, दिस विल बी समथिंग व्हिच वील टेक इनटू कंसिडरेशन, ठीक है. वहीं पे अगर कोई और रिलीजन में बोलेगा कि नहीं हम गीता को नहीं मानते, हम उसमें दिए हुए पॉइंट्स को या किसी चीज को एज एन एविडेंस हम यूज नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे, ओके. तो इस तरह से देयर वर अ लॉट ऑफ रिलीजियस एज वेल एज कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जिनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट को लाया गया, ओके. इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग आपका कास्ट, क्रीड, रिलीजन कुछ भी हो, एविडेंसेस कुछ स्टैंडर्डाइज हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के चीजें हैं जिनको आप एविडेंस की तरह यूज कर सकते हो और उन्हीं को आपको यूज करना होगा टू प्रूव योर इनोसेंस और समवन एल्सेस गिल्ट, ठीक है. और इसमें कुछ और अमेंडमेंट्स भी हुए हैं जैसे कि द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005. अगेन उसको आप थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेना हो तो. फिलहाल एज फार एज क्लैट इज कंसर्न हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है.